नमस्कार, बीडीवी न्यूज के इस बुलेटिन में आपके साथ मैं हूं स्वाति। शहर से जुड़ी खबरों को देखेंगे विस्तार से, लेकिन सबसे पहले एक नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। एमपी में सबसे ऊंचा राष्ट्रीय ध्वज जबलपुर के तिलवारा में हुआ स्थापित। 75 मीटर ऊंचा है राष्ट्रीय ध्वज। नगर निगम द्वारा स्थापित किया गया सबसे ऊंचा राष्ट्रीय ध्वज। कैबिनेट मंत्री राकेश सिंह ने किया लोकार्पण। जबलपुर को मिली राष्ट्रीय स्तर के एयरपोर्ट की सौगात। डुमना एयरपोर्ट की नवनिर्मित टर्मिनल बिल्डिंग का प्रधानमंत्री के द्वारा किया गया वर्चुअली लोकार्पण। और फागुन मास की अमावस्या पर नर्मदा तटों में रही श्रद्धालुओं की भीड़। नर्मदा स्नान कर भक्तों ने किया पूजन। पितरों के श्राद्ध के लिए भी ये मानी जाती है महत्वपूर्ण। डुमना एयरपोर्ट पर 412 करोड़ की लागत से किए गए विकास कार्य एवं नवनिर्मित टर्मिनल भवन का देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा वर्चुअली उद्घाटन किया गया। इस अवसर पर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल, लोक निर्माण मंत्री राकेश सिंह, राज्यसभा सांसद विवेक तनखा, सुमित्रा बाल्मीकि भी मौजूद रहीं। जबलपुर में डुमना एयरपोर्ट के टर्मिनल भवन का वर्चुअली लोकार्पण देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया। ₹412 करोड़ की लागत से डुमना एयरपोर्ट को राष्ट्रीय स्तर के हवाई अड्डों की तर्ज पर विकसित किया गया है। आधुनिक सुविधाओं से परिपूर्ण एयरपोर्ट की सौगात को लेकर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल ने कहा कि टर्मिनल भवन एवं 2700 मीटर के रनवे के साथ ही सर्व सुविधा युक्त एयरपोर्ट बनने से क्षेत्र के विकास को नई उड़ान मिलेगी। आज जबलपुर को और महाकौशल क्षेत्र को और मध्य प्रदेश को बहुत बड़ी सौगात मिली है। जबलपुर में वर्ल्ड क्लास का राष्ट्रीय स्तर का एक हवाई अड्डा जो लगभग 412 करोड़ में बन के तैयार हुआ है, जिसमें न सिर्फ एक बहुत सुंदर टर्मिनल बिल्डिंग बनी है बल्कि 1900 मीटर से बढ़ाकर 2700 मीटर का रनवे भी किया गया है। ये इस क्षेत्र के आर्थिक तरक्की में मील का पत्थर साबित होगा। इसके लिए पूर्व सांसद और वर्तमान पीडब्ल्यूडी मंत्री राकेश सिंह जी के प्रयासों की यदि हम चर्चा नहीं करेंगे तो न्याय नहीं होगा। उन्होंने दिन रात मेहनत करके और केंद्र में सांसद रहने का उन्होंने अपने पद का सदुपयोग किया और लगातार प्रयास किया तमाम तरह की अड़चनों को दूर करते हुए मोदी जी के आशीर्वाद से, और उन्होंने एक बहुत बड़ी सौगात को प्राप्त की और उसके बाद काम हुआ। और आज वो जब लोकार्पण हो रहा है तो हम लोग समझ सकते हैं कि कितनी बड़ी राहत और कितनी बड़ी सौगात हमारे क्षेत्र को मिली है। ये आने वाले दिनों में ये सिर्फ यहाँ से हवाई जहाज़ नहीं उड़ेंगे, विकास की एक नई उड़ान जबलपुर और महाकौशल क्षेत्र भरेगा और आने वाले समय में इसके अच्छे परिणाम हमको देखने को मिलेंगे। वहीं राज्यसभा सांसद विवेक तनखा एवं सुमित्रा बाल्मीकि ने कहा कि लंबे संघर्ष के बाद मिली ये सौगात जबलपुर वासियों के लिए विकास की नई इबारत लिखेगी। जबलपुर एयरपोर्ट को लेके बहुत सारी इश्यूज थे, जमीन की प्रॉब्लम थी। वो भी मुझे याद है जब कमलनाथ जी की सरकार थी, 483 एकर्स 1 रुपए में दी गई थी। मैं इसलिए बातें बता रहा हूँ कि ये जो प्रयास था एक बहुत बड़ा जबलपुर का स्ट्रगल था, जिसमें जबलपुर के सब लोग ने आहुति दी। आखिर में हमारे सांसद जी भी इसमें लगे थे, पैसा लेके आए, पार्लियामेंट में हम लोग सब प्रेसिडेंस किया करते थे। तो एक इतिहास आज बन के सौगात के रूप में सामने आया। मैं जबलपुर की तरफ से अपनी ओर से राकेश जी आपको सबको, विधायक सबको और सब पूरी जनता को धन्यवाद देता हूँ कि अगर हमको शहर को आगे ले जाना है तो इसी तरह से हमको सबको मिलके, चाहे वो सिटीजन्स हो, चाहे हॉस्पिटल वाले हो, इंडस्ट्रियलिस्ट हो, ऑटोमोबाइल वाले हो, सब बैठे यहाँ पर जो स्टेक होल्डर होंगे इस पूरे कार्यक्रम में, इस पूरे कार्रवाई में। मेरे को अच्छा लगा कि अपन सब मौजूद हैं। ये एक शुरुआत है। अब हमको जबलपुर को महानगर बनाना है, हमको जबलपुर को हैदराबाद और बम्बई तो नहीं कर सकता, इंदौर तक जैसे आगे बढ़ाना है और इसमें सबका प्रयास होगा, सबकी आहुति होगी। मैं सिंधिया जी को धन्यवाद देता हूँ। बीच बीच में मैं सिंधिया जी से थोड़ा मजाक भी कर लेता हूँ। तो एक रेल और दूसरी हवाई, ये दो काम बहुत
लोकसभा के सांसद रहते हुए ऐसे हमारे परम स्नेही सम्माननीय राकेश सिंह जी मध्य प्रदेश शासन मंत्री, वरिष्ठ कह सकती हूँ मैं आपको, क्योंकि आप पूर्व में भी राज्यसभा के सदस्य रहे और वर्तमान में मैं आपके साथ हूँ। जबलपुर महानगर के महापौर जी माननीय श्री जगत बहादुर अन्नू जी। लोक निर्माण मंत्री राकेश सिंह ने बताया कि किस तरह 2004 से उन्होंने एयरपोर्ट के विकास के लिए संघर्ष किया। उन्होंने कहा कि 20 वर्ष पुराना सपना साकार हो गया है। वर्ल्ड क्लास एयरपोर्ट में वीरांगना रानी दुर्गावती भी है, मां नर्मदा है, गोंडवाना कला और भेड़ाघाट के मार्बल रॉक एवं वन थीम का समावेश है। आज जैसे 20 वर्ष पुराना सपना साकार हो गया, जिसे कहते हैं कि हम किसी छोटे बच्चे को अपनी आंखों से पल पल बड़ा होते हुए देखते हैं। लगभग वही स्थिति इस एयरपोर्ट की, जहां कभी गाय चरा करती थी। जबलपुर को बड़ा गांव कहा जाता था। 2004 में जब मैंने इसके लिए प्रयास प्रारंभ किए तो प्रारंभिक रूप से मैं भी मजाक का पात्र बना था, लेकिन मुझे लगता था कि जबलपुर का एयरपोर्ट बने बगैर जबलपुर के विकास को पंख लगना नामुमकिन है, और इसलिए हवाई सेवाओं की शुरुआत की थी। और मुझे खुशी है कि प्रारंभिक कठिनाइयां तो मैंने पहले पूरी कर ली थी, लेकिन मुख्य अड़चन थी एयरपोर्ट, टर्मिनल बिल्डिंग, रनवे के विकास के लिए पैसे, राशि, जो कांग्रेस की सरकार में संभव नहीं था। जैसे ही माननीय मोदी जी प्रधानमंत्री बने, इस परियोजना को जैसे पंख मिल गए और उसके बाद तेज़ी से कार्य शुरू हुआ। बीच में ज़रूर ये अड़चन आई जब कोरोना का कालखंड था, तब उस समय पर लगभग 2 वर्ष इसका काम प्रभावित हुआ, अन्यथा शायद 1-1.5 वर्ष पहले ही इसका लोकार्पण हम कर सकते थे। लेकिन खुशी इस बात की है कि अंततः स्वप्न साकार हुआ है। जबलपुर के लोगों ने बहुत सी उम्मीदें इस एयरपोर्ट के साथ जोड़ के रखी हुई हैं, और आज जब एयरपोर्ट में हम आ रहे हैं तो खुशी हमारी दोगुनी इसलिए है कि ये वर्ल्ड क्लास एयरपोर्ट बना है। और उससे भी बड़ी बात महाकौशल और जबलपुर वासियों के लिए अपनापन इसलिए है कि इसमें गोंडवाना कला भी है, माँ रानी दुर्गावती भी हैं, माँ नर्मदा जी भी हैं, भेड़ाघाट के पत्थर भी हैं, और उसके साथ साथ वन की भी थीम यहाँ पर है। एयरपोर्ट के लोकार्पण अवसर पर बड़ी संख्या में भाजपा जनप्रतिनिधि एवं कार्यकर्ता मौजूद रहे। जबलपुर के गौरव में एक सितारा और जुड़ गया। मध्य प्रदेश का सबसे ऊंचा राष्ट्रीय ध्वज जबलपुर के तिलवारा स्थित गांधी स्मारक में स्थापित किया गया है, जिसकी ऊंचाई 75 मीटर है। ध्वज का लोकार्पण करते हुए कैबिनेट मंत्री राकेश सिंह ने कहा कि यह देशभक्ति और राष्ट्र गौरव का प्रतीक है। मध्य प्रदेश में सबसे ऊंचा राष्ट्रीय ध्वज तिलवारा घाट स्थित गांधी स्मारक में स्थापित किया गया है। नगर निगम द्वारा 85 लाख रुपयों की लागत से यहां 75 मीटर ऊंचा तिरंगा स्थापित किया गया। इसका लोकार्पण समारोह पूर्वक किया गया। इस गगनचुंबी राष्ट्रीय ध्वज का लोकार्पण करते हुए कैबिनेट मंत्री राकेश सिंह ने कहा कि यह देशभक्ति के भाव को बढ़ावा देने वाला साबित होगा। भारत माता की जय। जबलपुर के गौरव में और भी अधिक वृद्धि जबलपुर के महापौर माननीय जगत बहादुर अन्नू जी ने की है। मध्य प्रदेश का सबसे ऊंचा राष्ट्रीय ध्वज आज तिलवारा घाट में ये गांधी स्मारक के प्रांगण में लहराया है। ये तिरंगा हम सबको इस बात का भान कराता रहेगा कि माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में पूरी दुनिया में भारत का मान सम्मान जिस तेजी के साथ बढ़ा है, वो ऊंचाई न केवल दिल्ली से बल्कि जबलपुर में बैठकर हम सब भी महसूस कर सकें कि मध्य प्रदेश का सबसे ऊंचा फहराने वाला ये तिरंगा भारत के गर्व और गौरव का प्रतीक है, राष्ट्रभक्ति का प्रतीक है, और हम सब इससे प्रेरणा लेकर भारत माता के गौरव को आगे बढ़ाने में अपनी अपनी भूमिका का निर्वहन करते रहेंगे। महापौर जगत बहादुर सिंह अन्नू ने कहा कि इससे देश प्रेम की भावना और पर्यटन दोनों में वृद्धि होगी। अत्यंत गौरवशाली दिन है संस्कार धानी के लिए। आज सबसे ऊंचा तिरंगा मध्य प्रदेश का राष्ट्र ध्वज हमारा यहाँ पर फहराया गया।
और हम लोग सौभाग्यशाली इस बात के लिए भी हैं कि हमारे आदरणीय मार्गदर्शक मंत्री राकेश सिंह साहब के कर कमलों के द्वारा आज ये सबसे ऊंचा राष्ट्रध्वज, ये वो स्थान है, मां नर्मदा का तट है, जहां पर गांधी स्मारक भी है। आने वाले समय में यहाँ पर हमारे देश के साथ साथ विदेशी पर्यटक भी जरूर से आएंगे, पर्यटन को भी बढ़ावा मिलेगा, देशभक्ति के भाव को भी लोगों को और स्वीकार्यता आएगी और तेजी से लोग उसको ताकत से मानेंगे। जब ये राष्ट्रध्वज देखेंगे तो रोम रोम खिल उठेगा। सबको बहुत बहुत बधाई, ढेर सारी। गौरतलब है कि गांधी जयंती के दिन संस्कारधानी के 3 वरिष्ठ पत्रकारों ने टाउन हॉल से तिलवारा घाट गांधी स्मारक तक पैदल गांधी मार्च निकाला था। उस दौरान यह मांग की गई थी कि गांधी स्मारक में सबसे ऊंचा राष्ट्रीय ध्वज लगाया जाए। लिहाजा महापौर ने उनकी मांग पूरी करते हुए शहर को यह अद्भुत सौगात प्रदान की है। रानी अवंतीबाई वार्ड में 7.5 करोड़ रुपयों की लागत से होने वाले विकास कार्यों का शुभारंभ क्षेत्रीय जनप्रतिनिधियों द्वारा कराया गया। इनमें सड़क, नाली, पानी, स्कूल एवं सामुदायिक भवनों के निर्माण कार्य शामिल हैं। कार्यक्रम में महापौर जगत बहादुर सिंह अन्नू विशेष रूप से मौजूद रहे। रविवार का दिन रानी अवंतीबाई वार्ड के निवासियों के लिए बेहद खास रहा। यहाँ करीब 7.5 करोड़ रुपयों से कराए जाने वाले विकास कार्यों का शुभारंभ क्षेत्रीय जनप्रतिनिधियों द्वारा कराया गया। इस मौके पर बुजुर्ग एवं महिलाएं भी उपस्थित रहीं। 7 करोड़ 51 लाख रुपए के विभिन्न सड़कों का, नालियों का, स्कूल बाउंड्री, स्कूल के शाला भवन, अनेकों चीज का, हमारी कटिया गौर से कटिया घाट तक स्ट्रीट लाइट हो, गौर से जमता तक स्ट्रीट लाइट हो, ऐसे विभिन्न प्रकार के कार्यों का भूमि पूजन करने के लिए आ रहे हैं। जनप्रतिनिधियों ने बताया कि जल्द ही क्षेत्रवासियों को बेहतर सड़क, जल निकासी और सामुदायिक भवन एवं नया स्कूल भवन जैसी कई सौगातें प्राप्त होंगी। नागरिक सुविधाएं बेहतर होंगी। वन संपदाओं के लिहाज से समृद्ध जबलपुर में जैव विविधताओं को बचाने, दुर्लभ वनस्पतियों के संरक्षण के मकसद से वन विभाग के द्वारा कार्यशाला का आयोजन किया, जिसमें वन अधिकारी, कर्मचारी एवं वॉलंटियर्स शामिल रहे। वन विभाग के द्वारा प्रशिक्षण कार्यक्रम एवं कार्यशाला का आयोजन किया गया। बायोडायवर्सिटी मॉनिटरिंग प्रोटोकॉल विषय पर आधारित प्रशिक्षण एवं कार्यशाला के दौरान प्रशिक्षणार्थियों को डुमना नेचर पार्क ले जाया गया, जहां पर उन्हें दुर्लभ वनस्पतियों एवं वन क्षेत्रों और जलचर व वन्य प्राणियों के संरक्षण के बारे में जानकारी दी गई। देखता ही रहे बस बताता है। तो पहले दे रहे हैं, बहुत आवश्यकता है और इस कार्य पर बहुत जोर देने की जरूरत है, जिससे कि हम बायोडायवर्सिटी को बचा सकें। और संस्थान के उप संचालक रविंद्रमणि त्रिपाठी साहब ने भी इस विषय में बताया कि फॉरेस्ट को कैसे संरक्षित करने के लिए बायोडायवर्सिटी एक्ट बनाया गया और उसमें क्या क्या प्रावधान है, जिस पर आगे और इसमें बीएमसी के सदस्यों को निचले स्तर तक जाके आगे इस विषय में प्रशिक्षण दिया जाएगा। ये एक भावी नीति है। और जो ट्रेनर अभी हम इसमें तैयार कर रहे हैं, उन ट्रेनर में रेंज ऑफिसर और एसडीओ लेवल के अधिकारी हैं, जो अपने अपने डिवीजन में और रेंज स्तर पे जाके बीएमसी जो समितियां हैं उनको स्ट्रेंथन करेंगे, उनको सिखाएंगे और उनसे फिर लोगों को ट्रेन किया जाएगा कि कैसे बायोडायवर्सिटी का डेटा अपन को संरक्षित करना है, कैसे उसको लेना है और आगे क्या योजना बनाना है। प्रशिक्षण एवं कार्यक्रम में बड़ी संख्या में वन विभाग के अधिकारी, कर्मचारी और वॉलंटियर्स शामिल रहे। फाल्गुन माह की अमावस्या तिथि का विशेष महत्व माना गया है। भगवान श्री हरि और पूर्वजों को समर्पित श्राद्ध स्नान दान अमावस्या पर पवित्र क्षेत्र ग्वारीघाट में स्नान एवं पूजन और पितरों का तर्पण करने के लिए बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे। फाल्गुन मास के अमावस्या पर पवित्र क्षेत्र ग्वारीघाट में नर्मदा के पावन जल में स्नान करके पूजन करने के लिए जबलपुर समेत आसपास के जिलों से भी श्रद्धालु बड़ी संख्या में पहुंचे, जहां उन्होंने पतित पावनी मां रेवा के जल में आस्था की डुबकी लगाकर विधिवत पूजन किया एवं दान करके पुण्य लाभ अर्जित किया। फाल्गुन मास की अमावस्या का विशेष महत्व माना गया है। धार्मिक मान्यता है कि इस दिन पूर्वजों का तर्पण करने से पितृ प्रसन्न होते हैं। आज फाल्गुन मास अमावस्या तिथि है। हमारे देश में अमावस्या पूर्णमासी का पवित्र नदियों में स्नान का विशेष महत्व रहता है। हमारे गौरीघाट में मां नर्मदा तट पर सुबह प्रातःकाल से लोग अमावस्या तिथि पर स्नान, मां नर्मदा में स्नान करते हुए अपने पितरों को तर्पण करते हुए, श्राद्ध कर्म करते हुए, अपने पितरों के निमित्त दान पुण्य आदि करते हुए पुण्य लाभ अर्जित कर रहे हैं। मैं जबलपुर नर्मदा जी स्नान करने के लिए आया हूँ ग्वारीघाट में। आज अमावस्या पर्व है, श्राद्ध अमावस्या है।
और मैं दर्शन लाभ लेंगे, पुण्य लाभ लेने के लिए सपरिवार आया हूँ सागर से। स्नान ध्यान करना तो बहुत ही आवश्यक है, इससे पूर्वज के लोगों का तर्पण भी हो जाता है, पुण्य काफ़ी अपना को मिल जाता है और सभी को आना चाहिए आज के दिन तो खास तौर से। आज जो है श्राद्ध अमावस्या होने के उपलक्ष्य में सभी कोई नर्मदा जी में स्नान करने के लिए आए हुए हैं और ये सभी पुण्य लाभ कमाना चाहते हैं। इसी के संदर्भ में हम सभी लोग जो है आज तीर्थ क्षेत्र नर्मदा में आए हुए हैं स्नान करने। श्राद्ध स्नान अमावस्या पर नर्मदा तटों में श्रद्धालुओं की भीड़ रही। भारतीय प्राणी सर्वेक्षण मध्य क्षेत्र प्रादेशिक केंद्र विजयनगर द्वारा सिविल लाइन में कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस कार्यशाला में जैव विविधता और संरक्षण विषय पर देश भर से आए विशेषज्ञों ने अपने विचार रखे। जैव विविधता हमारे स्वास्थ्य के भविष्य की कुंजी है। इस संदेश के साथ एक कार्यशाला का आयोजन सिविल लाइन में किया गया, जिसमें देश भर से आए विशेषज्ञों ने विविधता और संरक्षण विषय पर अपने विचार व्यक्त किए। देश के कई कॉलेजों के प्राध्यापक भी वर्चुअल रूप से इस कार्यशाला से जुड़े रहे। करीब 100 के लगभग हमारे पास प्रत्याशी हैं और इसको हमने हाइब्रिड मोड में रखा है क्योंकि सभी लोगों के लिए आना संभव नहीं है, क्योंकि कुछ कॉलेज यूनिवर्सिटीज में एग्जाम भी चल रहे हैं, तो कुछ व्याख्याता भी और कुछ स्टूडेंट भी नहीं आ सकेंगे। तो हमने वर्चुअल मोड में भी इसका प्रसारण किया है, इसमें पार्टिसिपेशन का प्रोविजन रखा है। और जैसे कि जो आदिवासी बहुल्य क्षेत्र हैं, जैसे कि हमारा पड़ोसी राज्य छत्तीसगढ़, वहाँ से भी हमारे पास एक क्या बोलते हैं प्रोफेसर साहब हैं जो कि हमें हिंदी में विज्ञान के बारे में बताएंगे। और उसके अलावा केंद्रीय हिंदी विश्वविद्यालय अजमेर जिला से भी हमारे पास एक प्राध्यापक हैं जो कि हिंदी के विद्वान हैं और उनकी खासियत ये है कि वो तमिल भाषी होते हुए भी वो मैडम जो है हिंदी में अच्छा कमांड रखती हैं, PhD हैं हिंदी में। तो हमने एक तरह के हिंदी भाषी लोगों के लिए एक एनकरेजमेंट का हिंदी में भी और राजभाषा में भी और विज्ञान में भी एक सोर्स रखा है ताकि इस चीज़ को आगे जाके कि और बढ़ावा दिया जा सके। विज्ञान को, ये शोध को कॉमन लोगों को सामने पहुंचाना है और इसीलिए यहाँ का जो जबलपुर मध्य प्रदेश जो हमारा जो जबलपुर भारतीय प्राणी सर्वेक्षण जो कार्यालय है, ये कार्यालय को हम ये पहला है जो ये राजभाषा से ये 2 दिवसीय जो राज्य सम्मेलन ये आयोजन किया है। तो इसमें बहुत उत्साह मिला है। हम लोग सभी लोगों को हम एकोमोडेट नहीं कर पाए, तो हम करीबन 100 लोगों को हम 100 स्टूडेंट्स और रिसर्चर्स को एकोमोडेट किया है। बाकी कुछ लोगों के लिए हम ऑनलाइन भी प्रोविजन रखा है। इस कार्यशाला में प्रकृति बुलेटिन द्वितीय अंक वर्ष 2023 मध्य भारत के हेमिप्टेरा की 320 प्रजाति का वर्णन, ऑर्थोप्टेरा फौना ऑफ डिस्ट्रिक्ट मामित मिजोरम एवं जैव विविधता व संरक्षण पुस्तकों का विमोचन भी किया गया। भारतीय सफाई मजदूर संघ की प्रदेश कार्य समिति की बैठक बेलबाग में संपन्न हुई। बैठक में सफाई कर्मियों की मांगों को पूरा करने संबंधी आंदोलन की रणनीति तैयार की गई। वेतन विसंगति समेत अन्य समस्याओं से जूझ रहे सफाई कर्मचारियों की मांगों को पूरा कराने के लिए भारतीय सफाई मजदूर संघ की प्रदेश कार्य समिति की बैठक आयोजित हुई, जिसमें पदाधिकारियों ने सफाई कर्मियों के हक की आवाज बुलंद करने के लिए आंदोलन की रूपरेखा तैयार की। इसके साथ ही संगठन का वार्षिक लेखा जोखा भी प्रस्तुत किया गया। आज प्रदेश कार्य समिति की बैठक जबलपुर में रखी गई है। इसमें मध्य प्रदेश से समस्त हमारे प्रतिनिधि उपस्थित हैं। आगे की रणनीति के लिए आज ये जो हमने बैठक रखी है, इसमें आगे की रणनीति तय होगी। आगे धरना प्रदर्शन आंदोलन जो भी रूपरेखा बनेगी, क्योंकि हमारी सफाई कर्मचारी जो हैं उनकी स्थिति बद से बदतर है और दयनीय है। इसी के लिए हमने आज जो बैठक रखी है, इसमें आगे हम सारी चीज़ें का निराकरण करके और आगे हम लामबद्ध होकर जो भी हम धरना प्रदर्शन करेंगे। सफाई कर्मचारियों की जो भी समस्या है उनको निजात दिलाने के लिए आज हम लोगों को मार्गदर्शन मिलेगा। और यहाँ पर जो आज आए हैं प्रदेश से पन्ना, छतरपुर, कटनी, सतना, रीवा, बालाघाट, पूरे प्रदेश के लोग, शहडोल, सभी जगह से लोग आए हैं। बैठक में प्रदेश के विभिन्न जिलों से आए पदाधिकारी शामिल रहे। इंदिरा मार्केट स्थित बिजली विभाग का जेसू पावर हाउस कार्यालय शराबियों का अड्डा बनने की कगार पर है। दरअसल कार्यालय परिसर में खड़े लैडर वाहन में पड़ी खाली शराब की बोतलें और पाउच शराबखोरी की गवाही दे रही हैं।
शहरवासियों और क्षेत्रीय लोगों का कहना है कि कार्यालय परिसर में नशाखोरी होने की अधिकारी कर्मचारियों को भनक तक नहीं है। बिजली विभाग के जेसू पावर हाउस कार्यालय में खड़े लैडर वाहन में मिली खाली शराब की बोतलें शराबखोरी की गवाही दे रही हैं। क्षेत्रीय जनता और विद्युत उपभोक्ताओं का कहना है कि शाम ढलते ही कार्यालय के पास शराबियों का जमघट लग जाता है, लेकिन विद्युत विभाग के वाहन के अंदर शराब की खाली बोतलें मिलना विचारणीय प्रश्न है। खास बात यह है कि अधिकारी कर्मचारियों को इसकी भनक तक नहीं है। यहाँ पे मध्य प्रदेश शासन का विद्युत मंडल का ऑफिस है इंदिरा मार्केट के पास, और यह ऑफिस एक शराबखोरी का अड्डा बन चुका है, जहाँ शाम होते ही यहाँ पे लोग आकर के खुलेआम शराब पीते हैं। और जो कुछ आजू बाजू के लोग हैं या जनप्रतिनिधि लोग हैं, वो अगर एमपीबी को फ़ोन लगाते हैं तो एमपीबी के जो आला अफसर हैं ना वो उस फ़ोन को रिसीव करते हैं, ना ही पुलिस यहाँ पे कोई दबिश देती है। जो 100 डायल घूमती रहती है वो भी यहाँ पे नहीं दिखाई देती। यहाँ के कर्मचारी भी शराब पीते हैं। जब वहाँ पे ऑफिस में अगर शराबखोरी हो रही है तो ऑफिस के लोग बिल्कुल निश्चित तौर पे इसमें इन्वॉल्व हैं। अगर ऑफिस का कोई व्यक्ति ना इन्वॉल्व हो तो कैसे शराब पी जा सकती है कंपाउंड के अंदर। आप देख रहे हैं कि इनको रात में फ़ोन अगर आप शिकायत करेंगे तो उस शिकायत का निराकरण नहीं होगा, क्योंकि नशे में धुत रहते हैं और आम जन की सेवा क्या करेंगे, वो नशे में पड़े रहते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पर कितना यहाँ व्यवस्था है, और मैं यही अपील करना चाहूँगा कि विद्युत मंडल के जो अधिकारी और जो बड़े अफसर इस पर संज्ञान लें और इस पर ध्यान दें, ताकि इस तरीके की अनियमितताएं ना हो और जो बिजली की सेवाएं हैं वो ठप ना हो। तो मेरे मार्केट ये शराब अड्डा बना हुआ है यहाँ, सही एक शराब का अड्डा बना हुआ है, और जो इस पीने के कारण, दारूखोरी के कारण ये लोग शिकायत नहीं सुनते, लाइटें बंद पड़ी रहती हैं। क्षेत्रीय लोगों ने कार्यालय के आसपास होने वाली नशाखोरी पर अंकुश लगाने की मांग की है। ठेकेदारी लाइसेंस बनवाने और शासकीय कार्यों में ठेकों में इन्वेस्ट कराने के नाम पर दी गई रकम वापस नहीं मिलने से परेशान गोरखपुर निवासी एक व्यक्ति ने थाने में शिकायत दी है। शिकायतकर्ता का आरोप है कि उसके दूर के रिश्तेदार ने ही उसके साथ धोखाधड़ी की है। गोरखपुर क्षेत्र में रहने वाले मनोज मिश्रा ने थाने में आवेदन देकर दूर के रिश्तेदार यश वाजपेयी पर आरोप लगाया है कि ठेकेदारी में इन्वेस्ट करने के लिए ली गई शेष रकम अब वो वापस नहीं लौटा रहा है। बहरहाल पुलिस ने आवेदन को जांच में लिया है। मेरा ये हुआ है कि मेरे एक रिश्तेदार हैं, उन्होंने मुझसे पैसे लिया था, वो मेरे पैसे वापस नहीं कर रहे हैं। कोरोना काल में मेरा धंधा बंद हो गया था, मेरा प्रॉपर्टी का काम है, तो काम धंधा बंद होने के कारण उनने मुझ पे आए, बोले मैं शासकीय ठेकेदारों को पैसे इन्वेस्ट करता हूँ, तो आप अपना कुछ पैसा दीजिए तो मैं आपको इसमें से कुछ प्रॉफिट दिलाऊँगा। मैं देता रहा, वो थोड़ा बहुत पैसे मुझे 10-15 दिन में थोड़ा बहुत लौटाते रहे, फिर लेते रहे, लौटाते रहे। ऐसा करते करते कहानी हो गई 2022 अक्टूबर में दिया था मैंने इनको पैसे। तो ऐसे करते करते मैंने फिर देता रहा। फिर इसके बाद इन्होंने मुझसे बोला कि एक काम करिए, अब अपन एक काम करते हैं कि मैं आपका लाइसेंस बनवा देता हूँ, आप खुद करिए ठेकेदारी। मैंने ठीक है, तो उन्होंने मुझसे ठेकेदारी का शासकीय ठेकेदारी का लाइसेंस बनवा देता हूँ। तो मैंने ठीक है सर बनवा दीजिए। तो उन्होंने मुझसे 1,40,000 रुपये लिया ठेकेदारी का, और वो लाइसेंस का बोलते रहे चलो आज हो जाएगा, कल हो जाएगा, 15 दिन हो जाएगा। ऐसे करते करते कहानी चलती रही। 2023 भी बीत गया, आज 2024 हो गया। मुझे उनसे टोटल 5 लाख रुपए लेने निकल रहे हैं, ना वो दे रहे हैं। मैं उनके घर गया था जबीरा पैसे लेने, तो उनने उल्टा मुझसे हाथापाई किया और बोले मैं पैसा नहीं दे रहा हूँ, अगर तुम मुझसे पैसा मांगने आओगे तो मैं अपने आप को कुछ कर लूँगा और तुम्हारा नाम फंसा दूँगा, तो मैं उल्टा झूठे केस में फंसा दूँगा। तो मैं बहुत परेशान हूँ, मेरी आर्थिक स्थिति बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी है। कृपया करके मेरा पैसे दिलाने का कष्ट करें। खबरें लगातार जारी हैं, आप देखते रहिए BTV न्यूज़।